क्या आप लोगों ने कभी प्राइम रियल एस्टेट ओन करने के बारे में सोचा है? एक अपार्टमेंट, एक बिल्डिंग में अच्छा फ्लैट या तो एक मॉल में अच्छी सी लोकेशन पर शॉप। बेसिकली प्राइम रियल एस्टेट का मतलब होता है एक ऐसी प्रॉपर्टी जहां पर लोकेलिटी काफी अच्छी हो, उस प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन कंपैरेटिवली थोड़ी सी ज्यादा हो, आसपास में स्कूल, हॉस्पिटल्स एंड सारी सुविधाएं हो। इसका जवाब डेफिनेटली यस है। हर कोई रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करना चाहता है और हर कोई प्रॉपर्टी का ओनर बनना चाहता है, लेकिन रियल एस्टेट प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करने का सपना जितना बड़ा है उतना ही डिफिकल्ट है इसे अचीव करना। और जब भी कोई रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करने की प्लानिंग करता है तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट होती है डाउन पेमेंट करने के लिए, और उसके बाद उससे भी बड़ी प्रॉब्लम होती है फंड्स को अरेंज करने के लिए। काफी बार देखा जाता है कि रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करने के टाइम पर बहुत सारे लोग पर्सनल लोन लेते हैं। कुछ पर्टिकुलर लोग होते हैं जो होम लोन लेते हैं, जिन्हें फ्लैट्स वगैरह बिल्डिंग में लेना होता है उन्हें होम लोन मिल जाता है तो वो होम लोन लेते हैं, और जिन्हें होम लोन नहीं मिलता है वो पर्सनल लोन लेकर या अपने रिलेटिव्स के पास से पैसे लेकर प्रॉपर्टीज में इन्वेस्टमेंट करते हैं। अब देखो, पैसे हो ना हो, प्रॉपर्टीज में इन्वेस्टमेंट करना एसेंशियल हो गया है, तो इन्वेस्टमेंट इन रियल एस्टेट इज मस्ट। लेकिन अगर आपके पास इतने पैसे नहीं है कि आप लोग डाउन पेमेंट कर सके और इतना ज्यादा आप लोन भी नहीं लेना चाहते, क्योंकि जितना ज्यादा बड़ा लोन होता है उतना ज्यादा बर्डन क्रिएट होता है अपने ऊपर, तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसे इन्वेस्टमेंट ऑप्शन के बारे में बताने वाला हूं जो कि रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करने का बेनिफिट आपको प्रोवाइड करेगा और आपके इन्वेस्टमेंट करने का अमाउंट भी कम होगा। आप लोग 500 रुपीज, 1000 रुपीज या 10,000 के आसपास के अमाउंट से भी यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर सकेंगे। यस, डेफिनेटली आप लोगों ने बिल्कुल सही सुना। इस इन्वेस्टमेंट ऑप्शन का नाम है रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। इसे हम लोग REITs या REITs भी कहते हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो में जानते हैं कि REITs यानी कि REITs क्या होती हैं, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट में इन्वेस्टमेंट कैसे करते हैं, कौन कौन से बेनिफिट्स होते हैं, कौन कौन से रिस्क एसोसिएटेड होते हैं, और अगर आप लोग रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप लोगों को फ्यूचर में किस तरीके से कितने रिटर्न्स मिल सकते हैं, हर एक चीज के बारे में आज के इस वीडियो में डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। तो अगर आप लोग रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करने की प्लानिंग कर रहे हैं या आपका कोई फ्रेंड या फैमिली मेंबर इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहा है तो उसके साथ भी इस वीडियो को जरूर शेयर करना, क्योंकि हर एक चीज के बारे में आज के इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूँ। सो बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की। So let's get started। सबसे पहले समझते हैं कि REITs यानी कि REITs क्या होती हैं। अब जैसे कि आप लोगों ने थोड़े टाइम पहले ऑब्जर्व किया होगा, मैंने बताया था इसका फुल फॉर्म जो कि है रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। इसको आप एक ऐसी कंपनी इमेजिन कर सकते हैं जो कि इनकम जनरेटिंग प्रॉपर्टीज को ओन करती हैं और ऑपरेट करती हैं, और इसके थ्रू जितने भी इनकम होती है उसमें से मैक्सिमम पोर्शन अपने इन्वेस्टर्स के साथ शेयर करती हैं, और ये कंपनीज अपने प्रॉपर्टीज से आने वाली इनकम का 90% के आसपास का पोर्शन अपने इन्वेस्टर्स के साथ शेयर करती हैं डिविडेंड के फॉर्म्स में। अब बेसिकली REITs का क्या काम होता है? रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट का मेजर काम होता है प्रॉपर्टीज में इन्वेस्टमेंट करना, यानी कि प्रॉपर्टीज को बाय एंड सेल करना, प्रॉपर्टीज को ओन करना और उन्हें रेंट पर देना, और इससे जितने भी इनकम होती है, जितने भी प्रॉफिट्स होते हैं वो अपने इन्वेस्टर्स के साथ शेयर करते हैं। अब रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट कौन कौन सी प्रॉपर्टीज में इन्वेस्टमेंट करते हैं? ये इन्वेस्टमेंट करते हैं हॉस्पिटल्स में, बिल्डिंग्स में, अपार्टमेंट्स में, ऑफिस प्रीमाइसेस में, कॉर्पोरेट ऑफिसेस अगर आप लोगों ने देखे होंगे तो ज्यादातर कॉर्पोरेट ऑफिसेस REITs ओन करती हैं, और इस तरीके के काफी सारे प्रॉपर्टीज के ऑप्शन जो होते हैं इन सब का मिक्सचर आपको REITs में देखने को मिलता है। अब देखो, हम लोग REITs की बात कर रहे हैं तो जान लेते हैं कि इसके टाइप्स कितने होते हैं। बेसिकली REITs दो टाइप की होती हैं। नंबर 1, इक्विटी REIT। ये वो REITs होती हैं जो प्रॉपर्टीज को फिजिकली ओन करते हैं, मतलब कि मैं अगर REITs कंपनी चला रहा हूं तो मेरे पास पर्टिकुलर प्रॉपर्टीज को मैंने ओन किया हुआ है, वो पर्टिकुलर प्रॉपर्टी मेरी है। इसके बाद सेकंड नंबर पर आता है मॉर्गेज REITs। बेसिकली आपको नाम से पता चल गया होगा इस टाइप की कंपनी का नेचर। अब मॉर्गेज REITs वो REITs होती हैं जो प्रॉपर्टीज में इन्वेस्टमेंट करने वाली कंपनीज को मनी लेंड करती हैं। अब मॉर्गेज REITs जो होती हैं वो फाइनेंसिंग का काम करती हैं, मतलब किसी और कंपनी को पैसे देती हैं और वो कंपनी असेट्स को बाय करके उसके ऊपर इनकम कमाती है और इनके पैसों पर इन्हें इंटरेस्ट पे करती हैं। अगर आसान भाषा में कहा जाए तो REITs एक म्यूचुअल फंड कंपनी की तरह है जो कि पूल ऑफ मनी होता है, इन्वेस्टर्स इन्वेस्टमेंट करते हैं, लेकिन REITs जो होती हैं वो म्यूचुअल फंड कंपनीज की तरह शेयर्स में नहीं बल्कि अलग अलग टाइप की प्रॉपर्टीज में इन्वेस्टमेंट करती हैं। और रियल एस्टेट के मार्केट में जितना भी एनालिसिस करना होता है इन्वेस्टमेंट करने से पहले, वो सारा एनालिसिस भी ये कंपनीज करती हैं। सो हम लोगों को ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। आई गेस आपको मोटा मोटा पता चल गया है कि रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट क्या होते हैं। तो चलिए अब हम जानते हैं कि यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करने के बेनिफिट्स क्या क्या हैं, किस लिए आपको रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए।
बेनिफिट नंबर 1, डाइवर्सिफिकेशन। अब देखो, डाइवर्सिफिकेशन का मतलब होता है अलग अलग इन्वेस्टमेंट ऑप्शन में इन्वेस्टमेंट करना। अगर आप लोग ऑलरेडी किसी इन्वेस्टमेंट ऑप्शन में इन्वेस्टमेंट करते हैं और आप रीट्स में भी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपके इन्वेस्टमेंट के पोर्टफोलियो का डाइवर्सिफिकेशन होगा। और रीट्स में भी सबसे खास बात यह है कि आपको किसी पर्टिकुलर एक या दो प्रॉपर्टीज का एक्सपोजर नहीं मिलेगा, आपको मल्टीपल प्रॉपर्टीज का एक्सपोजर मिलेगा, क्योंकि रीट्स बास्केट ऑफ प्रॉपर्टीज में इन्वेस्टमेंट करती हैं जहां पर अलग अलग वेराइटीज की प्रॉपर्टीज होती हैं। और सबसे बड़ी बात तो यह है इस इन्वेस्टमेंट ऑप्शन में इन्वेस्टमेंट करने के बाद कि किसी भी प्रॉपर्टी के लिए आपको बायर या सेलर फाइंड करने की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती है। जो भी ऑपरेशंस हैं ये सारे के सारे ऑपरेशंस रीट्स मैनेज करती हैं। सेकंड चीज आती है प्रोफेशनल मैनेजमेंट। जिस तरीके से म्यूचुअल फंड कंपनीज के एसेट्स को प्रोफेशनली मैनेज किया जाता है, सिमिलरली रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट के एसेट्स को भी प्रॉपर्ली मैनेज किया जाता है। इनकी पर्सनल टीम होती है जो मार्केट की रिसर्च करती है, मार्केट में पता लगाती है कौन सी प्रॉपर्टीज की वैल्यूएशन ग्रो करने वाली है। डे टू डे ऑपरेशन से कंपनी के मैनेजमेंट का पता लगाया जाता है। अगर आप पर्सनली इन्वेस्टमेंट करने जाएंगे तो आपको बहुत ज्यादा रिसर्च करनी पड़ेगी और मुश्किल से आप लोग एक प्रॉपर्टी में भी इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाएंगे। इसमें भी बहुत सारी कंफ्यूजन क्रिएट होगी। तो डेफिनेटली प्रोफेशनल मैनेजमेंट की वजह से ये इन्वेस्टमेंट ऑप्शन इन्वेस्टमेंट्स करने के लिए और भी ज्यादा इफेक्टिव हो जाता है। इसके बाद बेनिफिट नंबर 3 आता है लिक्विडिटी का। अगर आप लोग रियल एस्टेट की प्रॉपर्टी को, अपने फ्लैट को, अपने शॉप को अगर बेचना चाहेंगे, अपने पैसे को लिक्विडेट करना चाहेंगे तो ये काफी ज्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करने से पहले बहुत सारे फैक्टर्स को देखा जाता है, लोकेलिटी देखी जाती है और टाइम पीरियड के हिसाब से भी देखा जाता है, और सबसे बड़ी बात फ्यूचर रिटर्न्स क्या होने वाले हैं ये भी देखा जाता है। लेकिन इसके कंपैरिजन में रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट में इन्वेस्टमेंट करना इफेक्टिव है और काफी ज्यादा लिक्विड है। आप जिस तरीके से स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं, कंपनीज के शेयर्स को बाय या सेल करते हैं, सेम तरीके से आप लोग रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट के इन्वेस्टमेंट को बाय भी कर सकते हैं और सेल भी कर सकते हैं। और इसके बाद बेनिफिट नंबर 4 आता है पैसिव इनकम का। अब रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट के थ्रू पैसिव इनकम कैसे जनरेट होगी ये मुझे आप लोग बताएंगे कमेंट सेक्शन में। अब देखो, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट में इन्वेस्टमेंट करने के इतने सारे बेनिफिट्स हैं तो रिस्क भी एसोसिएटेड होंगे। लेकिन अगर आप लोग इस रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट से रिलेटेड रिस्क फैक्टर की लिस्ट बनाएंगे तो ये बनाना काफी ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि रियल एस्टेट के मार्केट को बहुत सारी चीजें इन्फ्लुएंस करती हैं। मार्केट में बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट की वैल्यूएशन कम या ज्यादा होती है, इन्वेस्टमेंट करने की अपॉर्चुनिटी कम या ज्यादा होती है। तो स्पेसिफिक कोई रिस्क फैक्टर नहीं है REIT से रिलेटेड, लेकिन आपको मार्केट की फ्लक्चुएशंस का ध्यान रखना है और मार्केट की फ्लक्चुएशंस के हिसाब से रेट्स के रिटर्न कम या ज्यादा हो सकते हैं। और इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है इंटरेस्ट रेट्स। इंटरेस्ट रेट्स के कम या ज्यादा होने की वजह से रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट पर बहुत ज्यादा इंपैक्ट पड़ सकता है। लेट्स टेक एन एग्जांपल कि अगर मार्केट में इंटरेस्ट रेट बढ़ते हैं, अब इंटरेस्ट रेट बढ़ने के बाद लोगों के सामने जो फाइनेंसिंग के ऑप्शन होते हैं इनके इंटरेस्ट रेट भी बढ़ते हैं और लोन महंगा होने की वजह से बहुत कम लोग लोन अफोर्ड कर पाते हैं। तो इसकी वजह से रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करने वालों का नंबर कम हो जाता है और प्रॉपर्टीज की और रियल एस्टेट की वैल्यूएशन कम होते जाती है। अब अगर आपको रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट में इन्वेस्टमेंट करना है तो आपके सामने 3 तरीके हैं जिसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। नंबर 1, इंडिविजुअल शेयर्स। जिस तरीके से आप लोग स्टॉक मार्केट में कंपनीज के शेयर्स को बाय या सेल करते हैं, सिमिलरली आप लोग REITs कंपनीज में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इन कंपनीज के शेयर्स को बाय करके यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना आपके लिए पॉसिबल है। अगर आप लोग कंपनीज के शेयर्स को बाय करते हैं तो रेंटल इनकम के थ्रू जितनी भी इनकम आती है, कंपनी जितना डिविडेंड भी डिक्लेयर करती है वो आपको शेयर्स के डिविडेंड के फॉर्म में मिलता है। सेकंड चीज, REIT म्यूचुअल फंड्स। मार्केट में ऐसी बहुत सारी म्यूचुअल फंड की स्कीम है जहां पर आपको रीट्स में इन्वेस्टमेंट करने का एक्सपोजर मिलेगा, लेकिन यहां पर इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपको एक्सपेंस रेशियो भी पे करना पड़ेगा और प्रोफेशनल मैनेजमेंट होने की वजह से यहां पर कुछ पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड की स्कीम होती है जहां पर आपको लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना पड़ सकता है। लेकिन अगर आप लोग रियल एस्टेट के ऑप्शन में लॉन्ग टर्म के लिए भी इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपको अट्रैक्टिव रिटर्न्स ही मिलेंगे। इसके बाद नंबर 3 आता है रेट्स ETF यानी कि एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स। और एक्सचेंज ट्रेडेड फंड की तरह मार्केट में कुछ REITs हैं जो कि एक्सचेंज पर ट्रेड होती हैं और आप लोग यहाँ पर इन्हें डायरेक्टली बाय कर सकते हैं। अब ETF वाले ऑप्शन में क्या होता है कि जब कंपनी डिविडेंड पे करती है तो मेजॉरिटी केसेस में ETF की वैल्यू में भी इंक्रीज आता है। तो क्या लगता है आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए ना रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट में? इन्वेस्टमेंट करना काफी ज्यादा आसान भी है और रिटर्न्स भी आपको अट्रैक्टिव मिलते हैं। अब देखो, आप लोग वीडियो के एंड तक आ चुके हैं तो आपको एक बोनस चीज बताता हूँ। अब देखो, मार्केट में जितनी भी रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट कंपनीज है ना, उन्हें जितना भी प्रॉफिट होता है, जितना भी कंपनी के पास रेंटल इनकम आता है, ये REITs कंपनीज क्या करती हैं कि इस टोटल इनकम का 90% के आसपास का पोर्शन अपने इन्वेस्टर्स के साथ शेयर कर देती हैं। मतलब कि 10% का पार्ट ही अपने पास रखती हैं, जो कि इनके बिजनेस को मैनेज करने के लिए एसेंशियल होता है। इसका मतलब क्या है पता है? REITs में इन्वेस्टमेंट करके आपको बहुत सारे डिविडेंड के थ्रू इनकम कमाने को मिलने वाली है। बाय द वे, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट को लेकर आपका ओपिनियन क्या कहता है? लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। और किसी भी इन्वेस्टमेंट ऑप्शन में इन्वेस्टमेंट करने से
पहले आपको आपका खुद का एनालिसिस करना है और उसके बाद इन्वेस्टमेंट करना है। आई पर्सनली रिकमेंड कि किसी भी इन्वेस्टमेंट ऑप्शन में इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपको आपकी खुद की रिसर्च करनी है या तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करना है। लेकिन अगर आपका कोई डाउट है तो आप मुझे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, आपके डाउट का सोल्यूशन दिया जाएगा। अगर आपको आज की इस वीडियो का कंटेंट वैल्यूएबल लगा है तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और मैं आपको मिलूंगा अगली वीडियो में। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, हैप्पी इन्वेस्टिंग एंड गुड बाय।